उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आप सबका स्वागत है। सुप्रभात। आज का हमारा जो सेशन है वो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के तौर पे लेंगे कि डायबिटीज क्या है और भारत में उसका जो प्रभाव है वो किस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड डायबिटीज फर्स्ट। सबसे पहले हम इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अपनी आबादी है वो किस तरह से डायबिटीज में फंसती जा रही है। तो और ग्लोबली ये जो डायबिटीज का जो ये है प्रभाव बढ़ते जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे सब लोग कि चाइना की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में ज्यादा फर्क अब बच नहीं गया है। और डायबिटीज का जो प्रिवेलेंस है, मतलब जो संख्या है, वो किस तरह से हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो चाइना की पॉपुलेशन ये लगभग 1.39 बिलियन है। इंडिया की 133, मतलब 133 करोड़ से भी अब तो और ऊपर चली गई है। लेकिन उसमें से जो परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हो, तो चाइना की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन का परसेंटेज लगभग सेम आ रहा है। मतलब 11.2% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डायबिटीज से बढ़ती जा रही है। द बर्डन ऑफ डायबिटीज इज हाई एंड इंक्रीजिंग ग्लोबली। तो ग्लोबली तो ये बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे भारत देश में इसमें बहुत सारे ऐसे कारण जुड़ते जा रहे हैं जो कि डायबिटीज को बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से कारण हैं, जैसे कि ओवरवेट हो गया, ओबेसिटी हो गया, और तीसरा सबसे और महत्वपूर्ण कारण है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं 11% 2% अर्बन एरियाज, मतलब शहरी भागों में जिस तरह की लाइफस्टाइल आजकल बढ़ती जा रही है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वो धीरे 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 डायबिटीज में कन्वर्ट होते जा रही है। तो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2019 तक 77 मिलियन यानी 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित थे। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते ये संख्या अभी बढ़ती जा रही है। और 2045 तक इसकी संख्या मतलब बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाएगी। लगभग 145 से करोड़ से ज्यादा इसकी संख्या बढ़ती जाने वाली है। तो 2045 ये हमारा एक जो हम बोलते हैं ना कि टारगेटेड ये रहेगा। तो इस तरह आप देख सकते हो कि इसकी संख्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और हमें किस तरह से इसको ध्यान देना है। तो इंडिया बोला जाता है कि इंडिया में लगभग 7.7 करोड़, मतलब 77 मिलियन लोग, 11 इंडियन में से एक आदमी इन डायबिटीज का शिकार हो गया है। फॉर्मली डायग्नोज, मतलब जिन्होंने टेस्ट करवाए हैं और जिनका ये डेटा हमें बताता है। तो ये इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है आफ्टर चाइना। 2020 में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने जब ये पूरा अध्ययन किया तो पाया गया कि 463 मिलियन लोग डायबिटीज वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, और उसमें से 88 मिलियन लोग साउथ एशिया ईस्ट एशिया रीजन को बिलोंग करते हैं। और वो 88 मिलियन लोगों में सबसे ज्यादा इंडिया को बिलोंग करते हैं, मतलब 77 मिलियन यानी कि 7.7 करोड़ लोग इंडिया में आज की तारीख में, मतलब 2020 में ये आंकड़ा जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने दिया था, उसमें से 7.5 करोड़ या फिर लगभग 8 करोड़ लोग यह डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। तो कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब कौन कौन से रीजंस ऐसे हैं जो डायबिटीज बढ़ाने में कारगर हो रहे हैं या फिर डायबिटीज का ये प्रभाव बढ़ते जा रहा है। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट डायबिटीज प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज, मतलब डायबिटीज को कम कैसे किया जाए इसका हमको कोई नॉलेज नहीं है, हमारे लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। दूसरा इसका जो कारण है वो क्या है, वेजिटेरियन फूड जो हम खाते हैं वह कार्बोहाइड्रेट, ऑयल और फैट, सबसे ज्यादा हम मीठा खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, और फैट्स जिसमें ज्यादा होते हैं वह खाते हैं। जैसे कि बहुत हमारे भारत देश में बहुत सारे ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो त्योहारों में क्या होता है कि खाना जो हम खाते हैं, मतलब मिठाई जिस तरह से खाई जाती है वह बहुत ज्यादा मात्रा में खाई जाती है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर कंटेंट होता है। ऑयल्स हम खाते हैं, तले हुए पदार्थ खाते हैं बहुत ज्यादा, और फैटी सब्सटेंसेस
बेकरी आइटम्स हो गए, जैसे पाव हो गया, ब्रेड हो गया, इस तरह के जो खाने खाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, वो एक रीजन है डायबिटीज को बढ़ाने का। इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड मीट, जो लोग मीट खाना पसंद करते हैं, तो प्रोसेस्ड मीट जो खाते हैं उसको भी, उन लोगों को भी डायबिटीज होने की संभावना होती है। उसके बाद आ जाता है लो कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन्स, मतलब फलों का सेवन, जो हमारे पास नट्स अवेलेबल है, मतलब काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, पिस्ता, इन सब चीजों का कंजम्पशन कम है, कम खाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलूंगी आपको कि आप लोग ये जो मिठाई वगैरह खरीदते हैं या फिर एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, उसके बदले आप अखरोट खाइए, पिस्ता खाइए। हालांकि ये महंगी चीजें हैं, लेकिन जितना खर्चा हम अपने बीमार होने के बाद करते हैं, हमें कुछ हो जाता है, तो वो खर्चा बचा के हम यह खर्चा थोड़ा सा इस तरफ कर सकते हैं कि अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाइए, कम मात्रा में खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, मतलब स्प्राउटेड जो हमारे पास अवेलेबल है, उनको, उनका इस्तेमाल करिए। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक कारण है। मोर स्क्रीन टाइम, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करना, लैपटॉप पे बैठे रहना या फिर ज्यादा समय तक टीवी देखना, यह जो स्क्रीन टाइम है ये बढ़ते जा रहा है, यह भी एक डायबिटीज का कारण बताते हैं। टेबाको यूज का भी एक उदाहरण है, टोबैको भी होने से होता है, अल्कोहल का भी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों ही बहुत जो अपने आप में एक बीमारियां हैं, और फिर ये डायबिटीज को आमंत्रित करती हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे ये स्लाइड को अच्छे से एक बार देखिए और अपने आसपास के लोगों को देखिए कि ऐसा कोई पर्सन हमारे आसपास है क्या कि जो जिनको डायबिटीज होने की संभावना हो सकती है। तो ये एक ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है, जेंडर वाइज परसेंटेज ऑफ डायबिटीज, DALY। DALY का मतलब होता है कि हमारी जो हेल्थ है वो एक साल में किस मतलब किस बीमारी के कारण एक साल में हमारी लाइफ को कम करती है। मतलब DALY का मतलब ही है कि एक पर्टिकुलर साल में, एक साल में हमारी एक हेल्थ के कारण हमारा एक साल कैसे कम हो गया। यह तो जेंडर वाइज परसेंटेज जो है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर कौन सा है, वो है हाई BMI, हाई मेटाबॉलिक इंडेक्स, जो कि हम अभी 2-3 दिन पहले जो हमने बात की थी कि यदि आपका वजन ज्यादा है, तो फिर यदि वजन ज्यादा है तो आपका, या फिर आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, BMI इंडेक्स ज्यादा है, तो यह आपको पॉसिबिलिटी है कि मतलब 34% ये मेल्स के लिए है और 37% महिलाओं के लिए है। डाइटरी रिस्क पे भी आप यदि हो, बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हो, बहुत मीठा खाते हो, तो डाइट में अपने आप में सुधार लाइए, जिससे आपका डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकेंगे। टोबैको में भी ये रिस्क है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, कुछ स्ट्रेस वाली चीजें होती हैं जिसके कारण भी डायबिटीज इंड्यूस हो सकता है। लो फिजिकल एक्टिविटी है, वहां पे भी पॉसिबिलिटी है। अल्कोहल कंजम्पशन से भी 2%, दो ऐसे लोगों को देखा गया है जिनको डायबिटीज की होने की संभावना एक साल में। तो ये जो आंकड़े हैं ये एक साल का डेटा दिखाते हैं कि एक साल में यदि आपने अपने आप को ठीक नहीं किया, तो फिर अगले साल, वो साल जो है आपका, वो हेल्थ वाइज ये खराब जाएगा। तो इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब डायबिटीज है क्या? डायबिटीज जो है वो 3 तरह के बोले गए हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। तो टाइप 1 और टाइप 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी टाइप 2 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज जो है, इसमें क्या होता है कि हमें सबको पता है कि डायबिटीज में क्या हो गया। नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि जब आपका शुगर आपके रक्त में बढ़ जाता है, शर्करा रक्त में बढ़ जाती है, तो उसको बोला जाता है कि आपको डायबिटीज या फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो पैंक्रियाज जो हमारे चयापचय यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, जब पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तब उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। मतलब ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है जब आपका शरीर आपके, मतलब जब आपकी इम्यूनिटी या फिर आपका शरीर आपके ही खिलाफ काम करता है, कुछ ऐसी कोशिकाएं बन जाती हैं जो कि आपके शरीर के फंक्शनिंग के खिलाफ काम करती हैं। तो पैंक्रियाज का क्या काम है?
इंसुलिन का प्रोडक्शन। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, यह किसी रीजन के कारण होता है, जो कि इसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दूसरे टाइप का डायबिटीज है वो क्या है? टाइप 2 डायबिटीज। नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि जो इंसुलिन है वह ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है, मतलब ग्लूकोज को कलेक्ट करके ग्लाइकोजन में बदलती है। मतलब इंसुलिन यदि नहीं बना तो ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाएगा और ग्लूकोज जो है हमारे रक्त नलिकाओं में ज्यादा मात्रा में रहेगा। नॉर्मल तौर पे क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो जितना ज्यादा ग्लूकोज आपके शरीर में रहेगा, अच्छी मात्रा में रहेगा, आपको उतनी ही एनर्जी मिलती जाएगी। लेकिन यदि ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो ग्लूकोज क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि इंसुलिन जो है वह ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाता, और यदि इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, विच लीड्स टू हायर ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये एक तरह का जो डायबिटीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप 2 डायबिटीज 90% होता है और टाइप 1 डायबिटीज ये सिर्फ 10% लोगों में पाया जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज ये हमारी लाइफस्टाइल जो है उसके ही कारण हो रहा है, और टाइप 1 डायबिटीज जो है ये ऑटो इम्यून है, क्योंकि कुछ मेल फंक्शनिंग हमारे शरीर में नेचुरली हो जाती है, जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज नॉर्मल तौर पे मतलब कई महिलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज डेवलप हो जाता है उनको, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। और एक होता है प्री डायबिटीज, जो कि नॉर्मल तौर पे यदि इंसुलिन बनता है लेकिन उसका इस्तेमाल हमारा शरीर नहीं कर पाता, तब उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। तो टाइप 1 टाइप 2 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइप 2 डायबिटीज, मतलब बॉडी इनसफिशिएंट इंसुलिन सीक्रेशन फॉर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। तो यहाँ पे हम सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे? दोनों ही टाइप के डायबिटीज में कुछ सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहला सिम्टम है, आप हमेशा भूख, मतलब इंसान को हमेशा भूख लगती है, हमेशा ऐसे लगता है कि कुछ मैंने खाया ही नहीं है, तो ऑलवेज हंग्री। सेकंड, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अचानक से वेट कम होना, यह भी एक डायबिटीज की होने की निशानी है। नम्ब और टिंगलिंग हैंड या फिर हैंड और फीट, मतलब हमारे जो हाथ और पैर हैं ये कभी कभी नम्ब हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि मूंगी लग गई या फिर हाथ में सेंसेशन कम हो गया, उसको बोलते हैं नम और टिंगलिंग हैंड्स इन हाथ और पैरों में। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है, बार बार पेशाब करने को जाना पड़ता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर कुछ डेवलप हो जाते हैं। एक्सट्रीम फटीग, हमेशा थका हुआ महसूस करना, और हमेशा ऑलवेज थर्स्टी, हमेशा आपको प्यास लगती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि डायबिटीज को दर्शाते हैं। इसके बाद डायबिटीज होने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है जो हमारी वुंड्स है, यदि कोई जख्म हो जाती है तब वो उसका जो हीलिंग है या फिर वो जल्दी से ठीक नहीं होते, वुंड्स जो हमारे जल्दी से ठीक नहीं होते, वह सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज, मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड जो कुछ बीमारियां होने लगती हैं, मतलब जो रक्त पुरवठा है हमारे मस्तिष्क का वो अफेक्ट होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। कोरोनरी हार्ट डिसीज होने की संभावना है, मतलब हमारे जो हार्ट की जो रक्त पुरवठा, रक्त पहुंचाने वाली नलिका है, वहां पे कुछ डिपोजिशन होने की संभावना होती है, जिसको हम कोरोनरी हार्ट डिसीज बोलते हैं, और आई डैमेज होने की भी संभावना हो सकती है। तो इस तरह से ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। यदि डायबिटिक कुछ सीवियर हो गया तब पॉसिबिलिटी होती है कि हमें ये कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल हैं। तो आप यदि ये सारे सिम्टम्स आप देख पा रहे हो अपने आसपास किसी के, अपने घरों में, तो आप समझ लीजिए कि शुगर लेवल चेक कराना बहुत जरूरी है। अब एक थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे कि शुगर मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में कैसे होता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पचन तंत्र है, उसमें ये दो ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो इम्पोर्टेंट है वो है लीवर, और दूसरा है पैंक्रियाज। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये दो हार्मोन होते हैं जो कि पैंक्रियाज में बनते हैं।
इंसुलिन भी पैंक्रियाज में बनता है और एक और हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन, जो भी पैंक्रियाज में बनता है। तब आप यहाँ पे देखोगे कि जब हमारे शरीर में हम जो भी खाना खा रहे हैं अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होता है कहाँ? ग्लूकोज में जाके। अब इंसुलिन का जो क्या काम है, इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज को ब्लड से लेता है। यदि ग्लूकोज ज्यादा होता है ब्लड में तो यह ग्लूकोज को ब्लड से लेता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसे लीवर में इसे ग्लूकोज में, मतलब इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में, और ग्लूकेगॉन का काम है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में। मतलब आपका यदि ग्लाइकोजन ब्लड ग्लूकोज लेवल यदि कम हो जाता है तो इमीडिएटली ग्लूकेगॉन हार्मोन स्टिमुलेट होता है और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। जब आपका ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो इमीडिएटली इंसुलिन स्टिमुलेट होता है और ग्लूकोज का अपटेक करके उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूअसली यदि आपका पाचन तंत्र सही चल रहा है तब आप बोल सकते हो कि यस, मेरा ग्लूकोज का और ग्लाइकोजन का लेवल सही चल रहा है। नॉर्मल तौर पे यदि इंसुलिन की कमतरता हो गई तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज का जो है वह बढ़ते जाएगा। यदि हमारे बॉडी में 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब है 100 ml, तो 70 ग्राम पर 100 ml की रिक्वायरमेंट होती है। यदि 70 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड हमारे ग्लूकोज हमारे ब्लड में है तो उसको बोलेंगे कि आपका शुगर लेवल मेंटेन्ड है। यदि आपकी ये जो मात्रा है 70 से ऊपर चली गई, 70 से नीचे है तो उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। 110 है तब तक भी उसको नॉर्मल बोला जाता है। 2 से 3 घंटे आपने यदि कुछ खाया है तो 2 से 3 घंटे इसकी मात्रा 110 हो सकती है। इसीलिए नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि जब शुगर का ये ग्लूकोज इसका डायबिटीज का टेस्ट कराते हैं या फिर शुगर का टेस्ट कराते हैं तो दोनों कराते हैं, मतलब फास्टिंग भी और नॉन फास्टिंग भी। इसीलिए डॉक्टर जो है आपको व्हेन यू आर फास्टिंग तो तब उसकी जो मात्रा है वो 70 से 110 होनी चाहिए। इवन यू हैव ईटन, आपने यदि खाना खाया भी है तो आपका ग्लूकोज जो है 180 से कम रहना चाहिए। 180 से यदि हम मात्रा कम बढ़ी चली गई, बढ़ गई तो उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। इसका मतलब है टू मच ग्लूकोज इन द ब्लड, जरूरत से ज्यादा आपके जो ग्लूकोज है वो आपके रक्त में है। इसका मतलब है आप डायबिटीज की तरफ मुड़ रहे हो। तो नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि ये जो है इसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस, कितना आप टॉलरेट कर सकते हो। ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल है, एक शुगर वाटर ड्रिंक आता है उसको यदि आपका शरीर मतलब उतना इंसुलिन यदि बन गया, उसने कंज्यूम कर लिया आपके ग्लूकोज को, तब आप बोलेंगे कि आपका ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल अच्छा है। लेकिन यदि 180 से यदि पहुंच गया, 180 की मात्रा से यदि ऊपर पहुंचता है तो फिर आप हाइपरग्लाइसेमिक हो जाते हो, या फिर बोल सकते हैं कि ग्लूकोज हमारे शरीर में हमारे रक्त में ज्यादा चला गया। तो अब जैसे आपने देखा इन सब वजहों के कारण आप पूरा जो है ये बढ़ते जा रहा है। तो ग्लोबली जो है ये पिक्चर कुछ ठीक नहीं है। लोअर और मिडिल इनकम जो कंट्रीज लाइक इंडिया, मतलब लोअर क्लास मिडिल क्लास की जो फैमिली है वहां पे भी यदि ये बढ़ते गया, सिग्निफिकेंटली बढ़ते जा रहा है, कुछ पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में यह बढ़ते जा रहा है। और यदि हमने अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज नहीं किया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमारे जो दिखते हैं उनको भी स्क्रीन करना चाहिए, उनकी भी जांच करानी चाहिए। और ऑप्टिमल थेरेपी जो है, मतलब जो भी थेरेपी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद है उसकी हमें जांच मतलब इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन है। मतलब प्री डायबिटीज, यदि नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि यदि शुगर लेवल ज्यादा दिख रहा है, आप हाइपरग्लाइसेमिक दिख रहे हो, तो संभावना है कि आप प्री डायबिटीज में आ गए हो। तो यदि प्री डायबिटीज है तो यदि प्राइमरी प्रिवेंशन यही होता है कि आप प्री डायबिटीज में यदि आ गए तब आप समझ लीजिए कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो ज्यादा, आप उसकी तरफ बढ़ते जा सकते हो। सो लेट अस फाइंड सॉल्यूशन विद धन्वंतरी
मधुनील अमृत चूर्ण। मधुनील अमृत चूर्ण जो कि क्या है, एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट का मतलब है कि यह आपके डायबिटीज को आयुर्वेदिक तरीके से यह आपके डायबिटीज को मैनेज करने वाला है। मतलब किस तरह से आपका शुगर लेवल, जो आपकी शक्कर आपके ब्लड में ज्यादा हो गई है, तो वो कैसे धीरे धीरे इसको कम करेगा। इसका क्या मतलब है, आपको अपनी ब्लड शुगर मेंटेन रखनी है, कम भी नहीं करनी और ज्यादा भी नहीं बढ़ानी। तो अपना जो मधुनील अमृत चूर्ण है, यह कैसे मैनेज करेगा। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने, मतलब बोलेंगे कि इस तरह से उनका समागम किया गया, इस तरह से उनको सिनर्जिक इफेक्ट दिया गया है। हमारा जो मधुनील अमृत चूर्ण है उसमें आप देखोगे, उसमें कटुका है, कालमेघ है, कुड्जा रूट है, नीम है, गुड़मार है, बिटर गोर्ड मतलब करेला है, जामुन है, जामुन के बीज इस्तेमाल किए गए हैं, डेविल ट्री है, मामे जीवा जो कि बहुत ही इफेक्टिव है डायबिटीज के लिए, और काला जीरा। अब ये जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, यह क्या करती हैं, ट्रेडिशनली तौर पे, मतलब आयुर्वेद का एक मूल मंत्र क्या है, आपके जो भी मतलब सिम्टम्स हैं या फिर जो भी बीमारी है उसको ये जड़ से निकालने में सहायता देता है। तो यदि आपको लगता है कि आप प्री डायबिटिक हो या आपके आसपास कोई जिसका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो उसको जरूरी है कि आप मधुमेह अमृत चूर्ण का इस्तेमाल शुरू कराइए, क्योंकि यह मैनेज करने वाला है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि यह किस तरह से आपका को सहायता देता है, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। यह एक आयुर्वेद सप्लीमेंट जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को ठीक कर रहा है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, और डायबिटीज के जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हमने पहली स्लाइड में देखे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, उनको ये डिले करता है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरी तरह से डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन ठीक हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको डिले करता है। तो इसका डोज क्या है, 1 चम्मच आपको ब्रेकफास्ट के पहले सुबह खाना है, और 1 चम्मच रात के खाने के पहले इसको लेना है, और साथ में अपनी जो शुगर है उसकी मॉनिटरिंग करते जानी है, तो आपको इसका डोज भी एडजस्ट किया जा सकता है। अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस तरह से हमें सहायता देते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है कटुका। कटुका जो है हमारे हाई ब्लड ग्लूकोज को ये नॉर्मल कर रहा है, यूजफुल इन कंट्रोलिंग हाई ब्लड शुगर लेवल। इसमें जो है यह स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लेकिन बाद में जाके यह ब्लड, मतलब इसको जो स्टार्च का जो कन्वर्जन है ग्लूकोज में, उसको ये कम करता है, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज ही कम बनाता है। नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, लेकिन जो कटुका है यह क्या करेगा, हमारा जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, मतलब बनने की प्रक्रिया है, उसको ही कम कर देगा। तो लो ब्लड शुगर लेवल, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद क्या है, कालमेघ, ये की बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है। कालमेघ जो है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में सहायता करती है, और इंसुलिन का रिलीज हमारे पैंक्रियाटिक सेल से बढ़ाती है, जिसके कारण जो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है रक्त में, उसका प्रॉपर से यूटिलाइजर होते जाएगा। कुड्जा जो है हमारे हाइपरग्लाइसेमिक में, मतलब एंशियंट टाइम से डायबिटीज में इस्तेमाल की गई जड़ी बूटी है। नीम जो है, इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स और ट्राइटर्पिनॉइड्स पाए जाते हैं, यह ऑनसेट ऑफ डिसीज, मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी पर्सन में संभावना है डायबिटीज होने की, तो वह संभावना को ही कम कर देता है, प्रिवेंटिंग और डिलेइंग द ऑनसेट ऑफ डिसीज। मतलब यदि प्री डायबिटीज है तो 100% आप इस मतलब बच जाओगे डायबिटीज की रेंज में जाने से। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, और मतलब इंश्योर करता है कि आपको शुगर की, मतलब खाने की जरूरत ना पड़े। गुड़मार, गुड़मार का नाम ही देखिए आप, गुड़मार मतलब शुगर डिस्ट्रॉयर। कंजम्पशन ऑफ गुड़मार कैन हेल्प डिक्रीजिंग क्रेविंग ऑफ शुगर। मतलब क्या होता है ना कि एक हमें जो मीठा खाने की इच्छा होती है, क्रेविंग मतलब हमारा जो जो मतलब बोलते हैं ना कि जो टेस्ट बर्ड्स हैं, हमारी जीभ में जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, यह हमें बताती हैं कि अब हम मीठा खाएं। आप नॉर्मल तौर पे देखते हैं यार कुछ मीठा खाया जाए या फिर
मीठा खाने की इच्छा अचानक से हो जाती है। तो जो गुड़मार है वो क्या करता है, हमारी इस इच्छा को कम करता है, मतलब डिक्रीज क्रेविंग फॉर शुगर और स्वीट फूड। तो आप नॉर्मल तौर पे यदि स्वीट कम खाओगे तो नेचुरली आपका शुगर लेवल कम होने वाला है। तो ग्लूकोज जो क्या कर रहा है, आपकी ये इच्छा को ही कम कर रहा है, इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा रहा है और ब्लड शुगर लोअरिंग कैपेबिलिटीज, मतलब इंसुलिन को बढ़ा के आपकी जो शुगर बढ़ने की ये है, मतलब जो बढ़ गई है उसको कम करने में बहुत बहुत सहायक होता है। उसके बाद आ जाता है करेला। तो करेला में जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंसुलिन की तरह काम करती है, विच हेल्प ब्रिंग ग्लूकोज इनटू सेल्स फॉर एनर्जी। करेला मेक्स इंसुलिन एक्टिव। यदि इंसुलिन इनएक्टिव हो गए हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है, उसको भी एक कैटालिस्ट लगता है, एक कुछ मतलब स्टिमुलेशन लगता है। तो करेला में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, आपके इंसुलिन को एक्टिव बनाते हैं। जामुन जो है स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू शुगर, मतलब जो स्टार्च हमने खाया है उसको कम शुगर में कन्वर्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। और जामुन सीड जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन की अवेलेबिलिटी कराता है और उसका सीक्रेशन बढ़ाता है। तो इस तरह से यह जो कुछ 10 इंग्रेडिएंट हैं, डेविल ट्री ये भी इसमें काम आता है। मामे जीवा, इसके बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो चुके हैं, जो कि मधुमेह यह बीमारी को कम करने में सहायक है। काला जीरा इसी तरह से, ये सारी जो औषधियां हैं जैसे आप देख रहे हो, तो ब्लड शुगर लेवल को कम करती हैं और इंसुलिन का सिक्रेशन को बढ़ाने में सहायक होती है। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, मधुरिच प्रीमियम स्टीविया टी। मधुरिच प्रीमियम स्टीविया टी, स्टीविया के जो अभी महत्व बढ़ गया है। अब जैसे कि हमने डायबिटीज देखा, डायबिटीज में क्या हो रहा है, शुगर लेवल आपका बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहाँ होता है शुगर का, सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है चाय में। अब जैसे हम सुबह की चाय लेते हैं, कुछ लोगों को चाय के बिना चलता ही नहीं है, सुबह 2-3 चाय हो जाती है, यारों दोस्तों से मिले वहां पे भी चाय हो जाती है। तो इस तरह से दिन में हम कम से कम नहीं तो 5-6 कप, नॉर्मल तौर पे एवरेज बता रही हूँ मैं, 5-6 कप, हमारा जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, वेंडिंग मशीन लगी हुई है वहां पे कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो उसमें जो भी शुगर है ये सब अननेचुरल शुगर है। वो जो शुगर है वो नेचुरली हमारे शरीर की जो शुगर की मात्रा है, हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा है, वह बढ़ाती ही है। तो नॉर्मल तौर पे हम क्या करते हैं कि फिर यदि हमें डॉक्टर ने बोला कि आपको डायबिटीज हो गया है, आपको हाइपरग्लाइसेमिक हो गए हो, तो हम क्या करते हैं, अपनी शुगर पूरे से कट डाउन कर देते हैं। तो वो भी अच्छा नहीं लगता फिर, कि जिनको मीठा खाने की बहुत आदत है वह क्या करे। तो चाय में हमें क्या करना है, मधुरिच प्रीमियम स्टीविया टी, जो कि हमारी प्रीमियम स्टीविया टी है, उसका इस्तेमाल शुरू करना है। तो चाय के बदले, जो हम नॉर्मल चाय पीते हैं उसके बदले हमें मधुरिच प्रीमियम स्टीविया टी का इस्तेमाल करना है। चलो हो जाए बिना शक्कर मीठी चाय, शुगर फ्री स्वीट टी। मधुरिच स्टीविया टी इज परफेक्टली बैलेंस्ड मिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिजुवेनेट योर बॉडी। मतलब हाइपरग्लाइसेमिक भी यदि आप हो गए हो तो भी आप इस मधुरिच प्रीमियम स्टीविया टी का इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मल तौर पे देखा है कि बहुत सारे स्वीटनर अवेलेबल है मार्केट में। आपको यदि डायबिटीज बताया, आपको हाइपरग्लाइसीमिया बताया, तो आप नॉर्मल तौर पे क्या हो जाता है, फिर कुछ स्वीटनर इस्तेमाल होने लगे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सुक्रालोज और एस्पार्टेम, सैक्रिन। ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये पाउच में, छोटे छोटे पाउच में आपको होटल्स में मिल जाएंगे, शुगर फ्री आप बोलते हो उसको, तो वो भी होटल में मिल जाएगा। तो ये जो है यह कैलोरी फ्री अल्टरनेटिव शुगर के तौर पे काम आते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो यह स्वीटनर्स एक्चुअली तो अप्रूव्ड हैं कि ये सेफ है, लेकिन नॉन न्यूट्रिटिव जो स्वीटनर्स हैं यह धीरे धीरे कुछ केमिकल्स में डेरिवेटिव को ये जन्म देते हैं, या फिर ये किसी केमिकल डेरिवेटिव से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जो है इसको शुगर फ्री बोला है लेकिन यह भी एक केमिकल का डेरिवेटिव है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है यह बाद में क्या करते हैं, आप इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं
लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे 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 चलते फिर से वजन बढ़ने लगेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आपके शुरू हो जाएंगे और कार्डियोवास्कुलर डिसीज और फिर टाइप 2 डायबिटीज। मतलब जिस वजह से हमने शुगर कम की थी और हमने ये जो नेचुरल स्वीटनर इस्तेमाल किए थे जो कि केमिकल से बने हुए हैं, फिर से आपको उसी तरफ ले जाते हैं। तो क्या हो गया अल्टीमेटली, नेचुरल स्वीटनर जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी काम के नहीं बचे। फिर एक आया जो कि हमने नॉर्मल तौर पे इसको जो बोला है हर्बल स्वीटनर। तो हर्बल स्वीटनर जिसको बोलते हैं स्टीविया टी या फिर इसको मीठी तुलसी के नाम तौर पे भी जाना जाता है। इसका जो पेड़ है वह, इसकी जो पत्तियां हैं वो तुलसी जैसी ही दिखती हैं, तो इसको हम मीठी तुलसी या फिर मीठी पत्ती, कैंडी लीफ बोल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा हेल्दियर अल्टरनेटिव, शुगर का अल्टरनेटिव है स्टीविया स्वीटनर्स, जो कि अभी मतलब 21वीं सदी में हम बोल सकते हैं कि इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है। तो ये क्या है, मच अटेंशन, आर्टिफिशियल स्वीटनर और शुगर है स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो अलोंग विथ मधुनील चूर्ण आपको क्या लेना है, स्टीविया टी लेना है। आपकी चाय पीने की इच्छा होती है तो आप स्टीविया टी पीजिए, जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये मैनेज कर रहा है और टाइप 2 डायबिटीज को भी ये कम करने में सहायक होता है। इसमें क्या है कि ये जो पत्ती है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। उस ग्लाइकोसाइड को बोलते हैं स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड, जो कि स्वीटनिंग बेवरेजेस और डेजर्ट्स, मतलब आजकल जो डेजर्ट्स हैं मतलब आइसक्रीम है या कुछ मिठाइयां हैं उसमें भी, चॉकलेट्स में भी आजकल स्टीविया लीव्स का इस्तेमाल होने लगा है। कमर्शियली इसका प्रोडक्शन हो गया है, जो कि एक नॉन कैलोरिक स्वीटनर है। तो स्टीविया ग्लाइकोसाइड जो है एक स्टीवियोसाइड या फिर इसको बोलते हैं रेबिडुआसाइड, जो कि 300 गुना ज्यादा मीठा है अपनी नॉर्मल शुगर से। हम जो शुगर खाते हैं उससे 300 गुना यह मीठा है। तो हमें इतनी सी चाय पत्ती लगेगी हमारे स्टीविया की, जो कि आपको मीठी चाय देने वाली है। और यह नॉन ग्लाइसेमिक भी है, मतलब इस चाय पीने से हमें ग्लाइसीमिया नहीं होगा या फिर हमें डायबिटीज नहीं होगा। तो इस तरह से यह नेचुरल शुगर जो है स्टीविया, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज में। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नोरिच। मैग्नोरिच जो है एक आयुर्वेदिक हेल्थ प्रमोटर ड्रिंक है, जो कि बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमें लगते हैं, हमारे जो फ्री रेडिकल्स हमारे टॉक्सिन्स की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे शरीर में और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं। आप सभी को शायद अब पता चल गया होगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उनको ये कुछ इस तरह से बना देते हैं। यह एक बहुत अच्छा टमाटर है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा और ये टमाटर देखिए कैसा हो गया। उसी तरह से हाल हमारी शरीर की कोशिकाओं का होता है। हमारे शरीर का जो फ्री रेडिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, फ्री रेडिकल्स पॉल्यूशन के कारण या फिर स्ट्रेस के कारण जो फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, नॉर्मल सेल कुछ इस तरह से होने लगती हैं, फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं उनके ऊपर और फिर हमारी सेल का कुछ इस तरह से हाल होता है। तो हमें क्या करना है, हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स मुक्त करना है। ये जो मुक्त कण हमारे शरीर में है उनसे हमारे शरीर को बाहर निकालना है। तो हमारे धन्वंतरी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लाया है, सुपर ऑक्सीडेंट जूस, जो कि हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है। अब आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख रहे हो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ बाहरी फैक्टर्स हैं, कुछ अंदरूनी फैक्टर्स हैं, जो कि एक्सीजीनियस और एंडोजीनस, मतलब बाहरी और अंदरूनी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। फिर उससे क्या होता है, हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, हाई ब्लड प्रेशर है। फिर किडनी की बीमारियां हो सकती हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज पॉसिबल है। स्किन अफेक्ट होता है, रिंकल्स बढ़ते हैं, एक्जिमा, सोरियासिस, इस तरह की कुछ स्किन कैंसर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यदि फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो गए तो। और मल्टी ऑर्गन, मतलब डायबिटीज है, क्रॉनिक फटीग है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है, जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया रूमेटाइड आर्थराइटिस,
की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इम्यून सिस्टम को ये इफेक्ट दे रहा है, ब्लड वेसल्स को ये अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर पॉसिबिलिटी है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो सकता है, लंग्स को ये इफेक्ट करता है, अस्थमा की बीमारी है, क्रॉनिक ये है, लंग्स को बीमार कर सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की सब संभावना हो सकती है। तो इस तरह से फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, यह धीरे 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 हमारे शरीर के हर ऑर्गन को यह कमजोर बनाते जाता है, और यह मतलब एक तरह से हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो मैग्नो रिच क्यों लेना है? क्योंकि यह जो है हमारा जो मैग्नो रिच ड्रिंक जो है, यह क्या है, बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फ्रूट्स। मतलब नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि हम एक साथ सब सब्जियां तो नहीं खा सकते, हम एक बार में एक ही या दो सब्जियां खाएंगे, और एक बार में एक एक ही फल खा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दो दो फल खा पाएंगे। तो अब हम बोलते हैं कि आप सारे फल खाइए, तो सारे फल अवेलेबल भी होना चाहिए, क्योंकि सीजन ही नहीं रहेगा। यदि आम का सीजन है तो आम रहेगा, दूसरे जो फल हैं, हम कुछ कुछ जगहों पे कुछ फल पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि कुछ जो है जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं या फिर कुछ अलग अलग तरह की जो बेरीज हैं, वो सब जगह मिल भी नहीं पाती हैं। जैसे शहतूत है या फिर चेरी है, रोजबेरी है, ये जितनी टाइप के जो बेरीज हैं, ये हर जगह पहुंच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो ये सीजनल फ्रूट्स है, और इन ये जो रिस्ट्रिक्टेड, मतलब क्या बोलेंगे कि यदि कुछ फल एक नॉर्थ में अवेलेबल है, कुछ फल साउथ के में अवेलेबल है, तो ये हमें मिलेगा कैसे? इसके ट्रांसपोर्ट ही नहीं पॉसिबल है, क्योंकि या फिर उनकी उत्पादन ही वहां पे होता नहीं है और पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमें ये मिल नहीं पाते। तो मैग्नो रिच जो है, यह बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फ्रूट्स का मिक्सचर करके बनाया गया है, जिसमें बहुत सारी मात्रा में डाइटरी फाइबर्स पाया गया है। यह फैट और कैलोरीज इसमें कम है, मतलब फैट कम है तो कैलोरीज भी कम रहेंगी, और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं, मतलब हमारे जो खनिज हमें लगते हैं, विटामिन जो हमें लगते हैं, जैसे कि पोटेशियम, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी और ई, इन सब से यह परिपूर्ण है। इसके जो न्यूट्रिएंट हैं, यह हमारा जो मेटाबॉलिक पाथवे है, मतलब जो चयापचय तंत्र है, हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, वह बहुत अच्छे से बढ़ाती है, और हमारी हर बॉडी के हर फंक्शन को यह इम्प्रूव करती है। इसमें क्या क्या है आप देखेंगे, अकाई बेरी, गोजी बेरी, ब्लूबेरी, ये सारे नाम भी हमने नहीं सुने, लेकिन यह सारे हमारे मैग्नो रिच में अवेलेबल है। स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, सी बकथॉर्न, बहुत ही फायदेमंद ये बेरी है, बहुत ही मतलब फायदेमंद, यानी आप इसको सुपर फूड भी बोल सकते हो। एक्चुअली सी बकथॉर्न भी अभी सुपर फूड के तौर पे जाना जाता है। पैक्ड विथ हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 6, 9, विटामिन सी, और बहुत तरह की जो इम्प्रूव हमारे हमारे शरीर को जो जो चीजें लगती हैं, उनसे परिपूर्ण ये है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कम बहुत सारे आप इसमें देखोगे, आप खुद ही देखिए कि ये सब हमें आमतौर पे देखने मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो मैग्नो रिच जो है, हमें ये सारी चीजें एक साथ हमें दे देगा। अकाई बेरी, क्रैनबेरी, बिलबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, गोजीबेरी, रास्पबेरी, गूसबेरी, मैंगोस्टिन। तो ये सारी चीजें तो हमने सुनी भी नहीं है, जो कि हमें अवेलेबल करा दी गई है मैग्नो रिच में। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी सबने सुना होगा, मलबेरी भी शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, ड्यूबेरी, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये जितनी भी बेरी आप जिसको बोलते हो, यह इसमें सबसे ज्यादा एक जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है, वो क्या रहता है? लाइकोपीन। ये जो कलर आप देख रहे हो ना, इसमें लाइकोपीन रहता है, कैरोटीनॉइड रहते हैं, जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जितनी शरीर में हमारी शरीर को जितने एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा चाहिए, वह सारे इन सब फलों में उपलब्ध रहते हैं, जो कि तरह तरह के मतलब कुछ डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, कुछ कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, कुछ हेल्दी बोन्स बनाते हैं, कुछ आर्थराइटिस को कम करते हैं, और इस तरह से हर तरह का जितना भी आप इस स्लाइड्स में देख सकते हो, यह हर तरह से हमारी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करके तरह तरह की जितनी बीमारियां हैं उनको कम करने में सहायता देते हैं। दाड़िम मतलब
अनार या फिर पोमेग्रेनेट, ये सबको मालूम है 40%, सिंगल पोमेग्रेनेट जो है 40% एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी रखता है और हमारे विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को परिपूर्णता देता है। पाइनएप्पल, ये भी मालूम है सबको, बहुत अच्छा फल है, लेकिन बहुत सारे फल का जो अमलगम है, बहुत सारे फलों का मिश्रण है, यह हमारे मैग्नोरिच इसमें मिला गया है। इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सुपर पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ये है, यह जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं इससे लड़ता है और जितनी भी बीमारियां होने की संभावनाएं हैं उसको कम करता है। और अर्ली एजिंग कॉम्प्लिकेशंस, जो भी बढ़ती हुई उम्र के साथ, बढ़ती हुई आयु के साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, बुढ़ापा दिखने लगता है, रिंकल्स दिखने लगती हैं, एजिंग दिखने लगती है, और भी अन्य तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उनको यह कम करने में सहायता करता है और आपको एनर्जेटिक रखता है। सबसे ज्यादा क्या है, हमें ऊर्जा की तो जरूरत है, तो मैग्नोरिच जो है एनर्जेटिक रखता है। तो दोस्तों, नॉर्मल तौर पे हम चाय का सेवन करते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन चाय का सेवन क्या कर रहा है? हाइपरग्लाइसेमिक बना रहा है। दूसरे, हम कुछ हेल्थ ड्रिंक जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, उसके इस्तेमाल, वो भी बहुत ज्यादा शुगर से बने हुए रहते हैं। तो शुगर खाने से हमें लगता है कि हमें ताकत मिल गई। शुगर ड्रिंक पीने से, जो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है जो कि बहुत प्रचलित है, जैसे कि कोको कोला है और भी दूसरे, थम्स अप है, बहुत अच्छी अच्छी एडवर्टाइजिंग आती है, बहुत बहुत बड़ी शख्सियत इसे एडवर्टाइज करती है। तो क्या ये जरूरी है कि हम वही ड्रिंक पिए? नहीं, हमें अपने अभी की जो पीढ़ी है उनको जागृत करना है और उनको अच्छे से अच्छे जो ड्रिंक्स हैं हमारे धन्वंतरी ने अवेलेबल करके दिया है, उनको इस्तेमाल करने से हमें बताना है कि कोको कोला हो गया, ये सब बीमारियां फैलाने वाले हैं। तो हमें फलों का जो मिश्रण है, सब्जियों का जो मिश्रण है, उसको पीजिए, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाने में सहायता देगा। तो 20 से 30 ml मैग्नोरिच 2 बार दिन में पीजिए, पानी के साथ या फिर किसी जूस के साथ, जो कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा। तो मैं आपसे सभी लोगों से ये मतलब बोलूंगी कि एक बहुत अच्छा जो ड्रिंक हमारे धन्वंतरी ने हमें दिया है, उसका इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए और अपने साथियों को रिकमेंड करवाइए। बहुत सारे हमें इसके सहायता देगा। मैग्नोरिच एज रिलेटेड डिसऑर्डर से सहायता देगा, अल्जाइमर्स डिजीज में सहायता देगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में सहायता देगा। तो इस तरह से परिपूर्ण जो है, आप दवाइयों को ना बोलिए और यह मैग्नोरिच इस्तेमाल शुरू कीजिए, जिससे बहुत ज्यादा सहायता हमें मिलने वाली है। इसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट है विघ्नहर्ता राइस ब्रेन ऑयल। यह भी कुछ हद तक हमारे हार्ट को बहुत अच्छे से रखने वाला है, कुछ हद तक नहीं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स, मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट में आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये विघ्नहर्ता राइस ब्रेन ऑयल कितना जरूरी है, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि यह बेस्ट कुकिंग मीडियम है। अब हार्ट हेल्थ फ्रेंडली मतलब हमारे हार्ट में जो भी स्वास्थ्य है, जितनी भी बीमारियां होती हैं फैटी खाने से या फिर तला हुआ खाने से, यह राइस ब्रान ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे हार्ट के लिए। बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, इसमें 0 ट्रांस फैट है, इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो 213 है, और जो हम तला हुआ खाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, डीप फ्राइंग के लिए भी बहुत अच्छा है। यह कम एब्जॉर्ब होता है और हमारा जो फूड है, हम जो खाना इसमें तलते हैं, यह लेस ऑयली होता है। नॉर्मल तौर पे आप देखोगे कि जो भी हम तला हुआ खाना, भजिए तलते हैं, वड़ा तलते हैं, जो भी तलते हैं, उसमें ऑयल बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये जो विघ्नहर्ता राइस ब्रान है, यह कम एब्जॉर्ब होगा और आपके फूड को लेस ऑयली बनाएगा। इसको इसमें तलने से कम समय लगता है, इसका जो है फ्लेवर माइल्ड है, टेस्ट अच्छा है, यह एंटीऑक्सीडेंट है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है, मतलब इसकी जो अवधि है, इसकी जो मतलब स्टोरेज हम इसको कर सकते हैं 9 महीने तक, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यह क्या है? आइडियल कुकिंग मीडियम दैट प्रॉमिस ग्रेट हेल्थ।
राइस से इसको लिया जाता है। राइस की जो बाहरी सतह होती है, जो लेयर होती है, उसको क्रश करके इसको निकाला जाता है। इसके बेनिफिट्स है, न्यूट्रिशनली ये सुपीरियर है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ है, 15% कम लगता है, स्टेबल रहता है ज्यादा टेम्परेचर पे भी, बेटर टेस्ट और फ्लेवर देता है, और इसमें एंटीवायरल कैपेसिटी भी है। तो राइस ब्राइन ऑयल जो है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट ने इसको एक हार्ट ऑयल बताया है, जो कि बहुत ही अच्छा है अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए, हार्ट रिलेटेड बेनिफिट्स के लिए। क्यों है ये? यह इसमें आप देख सकते हो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जो भी रेड कलर में आप देख रहे हो, यह इंग्रेडिएंट्स के नाम हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि अपनी हार्ट को डायरेक्टली ये सहायता पहुंचा रहे हैं। लेसिथिन, गामा ओराइजोनॉल, टोकॉल ग्रुप, फेरोलिक एसिड, पॉलीकोसिनॉल, फॉस्फोलिपिड्स, फाइटिक एसिड, इनोसिटॉल, ओमेगा 369, स्क्वेलिन, फाइटोस्टिरॉल, ओराइजा सेरामाइड, ये 12-13 इंग्रेडिएंट जो हैं हमारे विघ्नहर्ता ऑयल में पाए जाते हैं, राइस ब्रान ऑयल में पाए जाते हैं, जो कि हर तरह से हमारे हार्ट को जितनी भी चीजें लगती हैं उन सब में यह काम आते हैं। लेसिथिन जो है हमारे ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को नरिशमेंट देता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, हमारे जो लिवर डैमेज हो गया है अल्कोहल के कारण उसको वापस से ठीक करता है। फॉस्फोलिपिड जो है न्यूरॉन में जो टॉक्सिन्स हो गए हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उसको बाहर निकालता है, मेमोरी एनहेंस करता है और स्ट्रेस को कम करता है। फाइटिक एसिड जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल एक्शन देता है और किडनी स्टोन को भी कम करने में सहायता देता है। गामा ओराइजिनॉल सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल करता है। और जो एचडीएल और एलडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल जो है वो खराब कोलेस्ट्रॉल है। तो एचडीएल और एलडीएल के रेशियो को इंप्रूव करता है, इस एसिड के सीक्रेशन को मॉनिटर करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, ब्लड वेसल्स को क्लीन कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, और जो मेनोपॉज में जो सिम्टम्स आते हैं उनको भी यह कम करता है। और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं धूप से जो मिलती हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, स्किन को प्रोटेक्शन देता है और एक वेल नोन एंटीऑक्सीडेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इंग्रेडिएंट हो गया? गामा ओराइजिनॉल, जो कि हमारे राइस ब्रान ऑयल में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद है टोकोफेरॉल, यह भी बहुत अच्छा सोर्स है ए, बी, डी और विटामिन का, ब्लड क्लॉटिंग को कम करता है। इनोसिटॉल जो है हेयर ग्रोथ में सहायक है। उसके बाद इसमें है फेरोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। ओमेगा 369 अगेन एलडीएल और एचडीएल को एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। स्क्वेलिन, फाइटोस्टिरॉल्स, फाइटोस्टिरॉल्स ये नेचुरल स्टिरॉल्स हैं, अलग से स्टिरॉल लेने की जरूरत नहीं है, नेचुरल स्टिरॉल्स हैं इसमें, जो कि एलडीएल को कम करते हैं और हमारी जो कंजेस्टिव हार्ट डिसीजेज हैं, मतलब जितने भी हार्ट रिलेटेड डिसीजेज हैं उनके रिस्क को ये कम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल में अवेलेबल है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो कि यह जो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमारे इसमें है राइस ब्रान ऑयल में, यह हमें किस तरह से सहायता देते हैं। ओरेजा सेरामाइड हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा रहा है। पॉलीकोजिनॉल भी जो है ट्राइग्लिसराइड को कम कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड को सहायता देता है, इफेक्टिवली फिजिकल स्ट्रेस को कम कर रहा है और एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि यह जो है राइस ब्रान ऑयल, ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है हमारे स्ट्रेस को कम करने का। हार्ट में जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट रिलेटेड जितने डिसीजेज हैं, उनको कम करने में ये बहुत बहुत हमें मदद करता है। तो इस तरह से आज का ये सेशन मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग मतलब हमने जितने भी अभी 3 प्रोडक्ट डिस्कस किए, राइस ब्रान ऑयल, विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल, मधुनील अमृत चूर्ण और
मधुनील स्टीविया टी, या तीनों ही मिलके आप अपनी हेल्थ को एक अलग मुकाम पे ले जाओगे। प्री डायबिटीज यदि आपको लगता है कि कुछ लोगों में प्री डायबिटीज है, 110 से ऊपर शर्करा चली गई है, तब आप सोचिए कि आप अपने यह मधुनील अमृत चूर्ण का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। फिर चाय यदि आप पीते हो तो चाय का इस्तेमाल ना करके आप हमारी मधुनील स्टीविया टी का इस्तेमाल कीजिए। और यदि और भी दूसरा ऑयल आप यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल हमने इतने फायदे देखे, मैंने जो आपको लास्ट का जो चार्ट दिखाया वो अपने आप में, मतलब मैंने एक्चुअली कल रात को बैठ के चार्ट बनाया है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं मुझे आपको बताना था कि इसमें जो इंग्रेडिएंट पाए गए हैं वो किसी और ऑयल में नहीं पाए जाते। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हो उसको बंद करके विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल शुरू कीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने बाकियों दूसरे परिवारों में, अपने सगे संबंधियों में हर एक एक बॉटल ये पहुंचाइए। फिर देखिए कि आपकी हार्ट रिलेटेड हेल्थ या फिर बाकी की जो हेल्थ है वो किस तरह से तंदुरुस्त रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू।